नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे ननंद की शादी में उपहार सत्य घटना पे। बड़ी जेठानी ने माथे का पसीना पोंछा और घमस से आंगन में बीसी दरी पर बैठ गई। तभी दो नौकरों ने फोम के दो गद्दे लाकर तख्त पर एक के ऊपर एक करके रख दिए। दालन में सावल पसोरती ननंद काम छोड़कर गद्दों को देखने लगी। छोटी सासी और अम्माजी भी आंगन की तरफ लपकी। बड़ी जेठानी ने गर्वले स्वर में बताया, पूरे 2500 रुपये के गद्दे हैं। चादर और तकिए मिलाकर पूरे 3000 रुपये खर्च किए हैं। आसपास जुटी महिलाओं ने सहमति में सिर हिलाया। गद्दे वास्तव में सुंदर थे। बड़ी बहू ने ताल मिलाया, अब ननंद की शादी में भाभियाँ नहीं करेगी तो कौन करेगा? ऐसे सुअवसर को खोने की मूर्खता भला मछली जेठानी कैसे करती? उसने तड़े से कहा, मैं तो पहले ही डाइनिंग टेबल का ऑर्डर दे चुकी हूँ, आजकल में बनकर आती ही होगी। पूरे 4000 रुपये की है। घर में सबसे छोटी बेटी का ब्याह था। दूर पास के सभी रिश्तेदार सप्ताह भर पहले ही आए थे। आजकल शादी ब्याह में भी सब एक दूसरे से मिल पाते हैं। सभी रिश्तेदारों ने पहले ही अपने अपने उपहारों की सूची बता दी थी ताकि दोनों सामान खरीदने से बचा जा सके। शादी के घर में अक्सर रोज ही उपहारों की किस्म और उनके मूल्य पर खर्च होती। ऐसे में वसुंधरा का मुख उतर जाता और वह मन ही मन व्यवस्थित होती। वसुंधरा के तीनों जेठों का व्यापार था। उनकी बारेली शहर में साड़ियों की प्रतिष्ठित दुकानों थी। सभी अच्छा खा काम रहे थे। उस घर के बस सुकांत ही नौकरी में था। वसुंधरा के मायके में भी सब नौकरी वाले थे, इसलिए उसे सीमित वेतन में रहने का तरीका पता था। सो जब वह पति के साथ अहलाबाद रहने गई तो उसे कोई कष्ट न हुआ। छोटी ननंद रूपाली का विवाह तय हुआ तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि रूपाली की ससुराल उसी शहर में थी जहां उसके बड़े भाई नियुक्त थे। वसुंधरा पुलकित थी कि भाई के घर जाने पर वह ननंद से भी मिल लिया करेगी। वैसे भी रूपाली से उसे बड़ा स्नेह था। जब वह विवाह कर आई थी तो रूपाली ने उसे सगे बहन सा अपने दिया था। परिवार के तौरीकों से परिचित कराया और कदम कदम पर साथ दिया। शादी तय होने की खबर पाते ही वह हर महीने 500 रुपया घर खर्च से अलग निकाल कर रखने लगी। छोटी ननंद के विवाह में कम से कम 5000 रुपये तो देने ही चाहिए और अधिक हो सके तो वह भी करेंगे। वेतन भोगी परिवार किसी एक माह में ही 5000 रुपये अलग से व्यय कर रह नहीं सकता। सो बड़ी सूझबूझ के साथ वसुंधरा हर महीने 500 रुपये एक डब्बे में निकाल कर रखने लगी। 1-2 महीने तो सुकांत को कुछ पता न चला। फिर जानने पर उसने लापरवाही से कहा, वसुंधरा, तुम व्यर्थ ही परेशान हो रही हो। मेरे सभी भाई जानते हैं कि मेरा सीमित वेतन है। अम्मा और बाबूजी के पास भी काफ़ी पैसा है। विवाह अच्छी तरह निपट जाएगा। वसुंधरा ने तुनक कर कहा, मैं कब कह रही हूँ कि हमारे 5-10 हजार रुपये देने से ही रूपाली की डोली उठेगी, परंतु मैं उसकी भाभी हूँ। मुझे भी तो कुछ न कुछ उपहार देना चाहिए न, जैसा तुम ठीक समझो। कहकर सुकांत तटस्थ हो गया। वसुंधरा को पति पर क्रोध भी आया कि कैसे लापरवाह है। बहन की शादी है और इन्हें कोई फिक्र ही नहीं। इनका क्या देखना, तो सब कुछ मुझे ही है। यह जो उपहार देंगे उसे मेरे भी तो मान बढ़ेगा, और अगर उपहार नहीं दिया तो मैं भी अपमानित होंगी। वसुंधरा ने मन ही मन विचार किया और अपनी जमा पूंजी को गिन गिन कर खुश रहने लगी। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। रूपाली के विवाह के 1 माह पहले उसे के पास 5000 रुपये जमा हो गया। उसका मन संतोष से भर उठा। उसने शहर सुकांत को अपनी बचत राशि दिखाई। दोनों बड़ी देर तक विवाह की योजना की कल्पना में खो गए। विवाह में जाने से पहले बच्चे के कपड़ों का भी प्रबंध करना था। वसुंधरा पति के ऑफिस जाते ही नन्हे मुकुल के जालेदार इबले सिलने बैठे जाती। इधर कई दिनों से
मकुल दूध पीते ही उल्टी कर देता। पहले तो वसुंधरा ने सोचा कि मौसम बदलने से बच्चा परेशान है, परंतु जब 3-4 दिन तक बुखार नहीं उतरा तो वह घबराकर बच्चे को डॉक्टर के पास ले गई। 2 दिन दवा देने पर भी जब बुखार नहीं उतरा तो डॉक्टर ने खून पेशाब की सांस कराने को कहा। सांस की रिपोर्ट आते ही सबके होश उड़ गए। बसा पीलिया से बुरी तरह पीड़ित था। बच्चे को तुरंत नर्सिंग होम में भर्ती करना पड़ा। 15 दिन में बच्चा तो ठीक होकर घर आ गया था, परंतु तब तक साल भर में यत्न से बचाए गए 5,000 रुपये खत्म हो चुके थे। बच्चे के ठीक होने का संतोष एक तरफ था तो दूसरी ओर अगले महीने छोटी ननंद के विवाह का आयोजन सामने खड़ा था। वसुंधरा चिंता से पीड़ित पड़ गई। एक दिन तो वह सुकांत के सामने कूट कूट करके रोने लगी। सुकांत ने उसे धीरज दबाते हुए कहा, अपने परिवार को मैं जानता हूँ। अब बच्चा बीमार हो गया है तो उसका इलाज तो करवाना ही था। पैसा इलाज में खर्च हो गए तो क्या हुआ? आज हमारे पास पैसा नहीं है तो शादी में नहीं देंगे, कल पैसा आने पर दे देंगे। वसुंधरा ने माथा ठोक लिया, लेकिन शादी तो फिर नहीं होगी। शादी में तो एक बार ही देना है। किस किस का तो बताओ ने कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। 10 साल से शहर में नौकरी कर रहे हो। बहन की शादी के समय पर हाथ झाड़ लोगे तो लोग क्या कहेंगे? बहस का कोई अंत न था। वसुंधरा की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह खाली हाथ ननंद के विवाह में कैसे शामिल हो। सुकांत अपनी बात पर खड़ा था। आखिर विवाह के 10 दिन पहले सुकांत छुट्टी लेकर परिवार सहित अपने घर आ पहुंचा। पूरे घर में चहल पहल थी। सब ने वसुंधरा का स्वागत किया। 2 दिन बीतते की ही जेठानियों ने टटोलना शुरू किया कि वसुंधरा तुम रूपाली को क्या दे रही हो। वसुंधरा सहम गई, मानो कोई जघन्य अपराध किया हो। बड़ी देर तक कोई बात नहीं सूझी, फिर धीरे से बोली, अभी कुछ तय नहीं किया है। पता नहीं सुकांत ने अपने भाइयों को क्या बताया और समझी से क्या कहा। वसुंधरा मन ही मन इसी उलझान में फंसी रही। वह दिन भर रसोई में घुसी रहती, सबको दिन भर चाय नाश्ता कराते, भोजन परोसते, उसे पल भर का भी कोई अवकाश न था। परंतु अधिक व्यस्त रहने पर भी उसे कोई न कोई सुना जाता कि वह कितने रुपये का कौन सा उपहार दे रही है। वसुंधरा लज्जित से गड़ जाती। काश उसे के पास भी पैसा होते तो वह भी सबको अभिमान पूर्वक बताती कि वह क्या उपहार दे रही है। वसुंधरा को सबसे अधिक गुस्सा सुकांत पर आता, जो इस घर में कदम रखते ही मानो पराया हो गया। पिछले 1 सप्ताह से उसे वसुंधरा से कोई बात नहीं की थी। वसुंधरा ने बार बार कोशिश की भी कि पति से कुछ समय के लिए एकांत में मिले तो उन्हें फिर समझाए कि कहीं से कुछ रुपये उधार लेकर ही कम से कम एक उपहार तो अवश्य ही दे दे। विवाह में आए 40-50 रिश्तेदारों के भरे पूरे परिवार में वसुंधरा खुद को अत्यंत अकेली और असहाय महसूस करती। क्या सभी रिश्ते पैसों के तारुज पर ही तोले जाते हैं? भाई भाभी का स्नेह सौहार्द का कोई मूल्य नहीं। जब से वसुंधरा ने इस घर में कदम रखा है, कामकाज में कोल्हू के बेल की तरह जुटी रहती है। बीमारी से उड़े बच्चे पर भी ध्यान नहीं देती। बच्चे को गोद में बैठाकर दुलारन खिलाने पर भी उसे अपराध बोध होता। वह अपनी सेवा में पैसों की भरपाई कर लेना चाहती थी। वसुंधरा मन ही मन सोचती, अम्मा जी मेरा पक्ष लेगी, जेठानी के रोब दाब के समक्ष मेरी ढाल बन जाएगी। रिश्तेदारों का क्या है, विवाह में आए हैं, विदा होते ही चले जाएंगे, उनकी बात का क्या बुरा मानना। शादी विवाह में हंसी मजाक एक दूसरे की खिसाई तो होती ही है। घर वालों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहे यही जरूरी है, परंतु अम्मा जी के हाव भाव से किसी पक्षधरता का आभास न होता। एक नितांत तटस्थ भाव सभी के चेहरे पर दिखाई देता। इतना ही नहीं, किसी ने व्यग्र होकर बच्चे की बीमारी के बारे में भी कुछ नहीं पूछा। वसुंधरा ने ही 1-2 बार बताने का प्रयास किया
कि किस प्रकार बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया, कितना ब्याह हुआ, पर हर बार उसे की बात बीच में ही कट गई और साड़ी, फॉल, ब्लाउज की डिजाइन में सब उलझ गए। वसुंधरा स्पद हो गई। उसे लगने लगा जैसे वही किसी और के घर विवाह में आई है, जहाँ किसी को उसके निजी सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, उसकी व्यवस्था से किसी को सरोकार नहीं है। वसुंधरा को कुछ न दे पाने का मलाल दिन रात खाया जाता था। जेठानियों के लिए उपहार और उनकी कीमतों का वर्णन हृदय में फांस की तरह घूमता, पर वह किसी से कहती अपने मन की व्यथा। दिन रात काम में जुटी रहने पर भी खुशी का एक भी बोल नहीं सुनाई पड़ता जो उसके घायल मन पर मरहम लगा पाता। शारीरिक श्रम, भावनात्मक सौंदर्य दोनों मिलकर भी धन की कमी की भरपाई में सहायक न हुए। भाव शून्य से वह काम में लगी रहती, पर दिल वेदांत तार तार होता रहता। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सभी ने बढ़ चढ़ कर इस अंतिम आयोजन में हिस्सा लिया। विदा के समय वसुंधरा ने सबकी नज़र बचाकर गले में पड़ा हार उतारा और गले लिपटकर बिलखाल कर रोती रूपाली के गले में पहना दिया। रूपाली ससुराल में जाकर सबको बताएंगी कि छोटी भाभी ने यह हार दिया है। हार 10,000 रुपये से भला क्या कम होगा। पिताजी ने वसुंधरा की पसंद से ही यह हार खरीदा था। हार जान से वसुंधरा को दुख तो अवश्य हुआ, पर अब उसके मन में अपराधो नहीं था। अधपति हार देने का बखान उसने सास या जेठानी से नहीं किया, पर अब उसके मन पर कोई बोझ नहीं था। रूपाली मायके आने पर सबको स्वयं ही बताएगी, तब सभी उसका गुणगान करेंगे। वसुंधरा के मुख पर साए चिंता के बादल सट गए और संतोष का उजाला दमकने लगा। रूपाली की विदाई के बाद से ही सब रिश्तेदार अपने अपने घर लौटने लगे थे। 2 दिन रुककर सुकांत भी वसुंधरा को लेकर इलाहाबाद लौट गया। कई बार वसुंधरा ने सुकांत को हार देने की बात बतानी चाही, पर हर बार वह सोच कर खामोश हो जाती कि उपहार देकर ढिंढोरा पीटने से क्या लाभ। जब अपनी मर्जी से दिया है, अपनी चीज दी है, तो उसका बखाना करके पति को क्यों लज्जित करना। परंतु स्त्री सुलभ स्वभाव के अनुसार वसुंधरा चाहती थी कि कम से कम पति तो उसकी उदारता जाने। एक त्योहार पर वसुंधरा ने गहने पहने पर उसका गला सुना रहा। सुकांत ने उसकी सज धज की प्रशंसा तो की, पर सुने गले की और उसकी नज़र न गई। वसुंधरा मन ही मन छटपटाती। एक बार भी पति पूछे कि हार क्यों नहीं पहना, तो वह झट बता देती कि उसके पति का मान किस प्रकार रखा, लेकिन सुकांत ने कभी हार का जिक्र नहीं छेड़ा। एक शाम सुकांत अपने मित्र विनोद के साथ बैठे चाय पी रहे थे। विनोद उनके ऑफिस में ही लिखा विभाग में थे। विनोद ने कहा, अगले महीने तुम्हारे जीपीएफ के लोन की अंतिम किस्त कट जाएगी। सुकांत ने लंबी सांस ली। हाँ भाई, 5 साल हो गए, पूरे 15,000 रुपये लिए थे। सहयोग से बगल के कमरे में सफाई करती वसुंधरा ने पूरी बात सुन ली। वह असमझ में थी। सोचा कि सुकांत ने जीपीएफ से तो कभी लोन नहीं लिया। लोन लिया होता तो मुझको अवश्य पता होता, फिर 15,000 रुपया कम नहीं होते। सुकांत में तो कोई गलत आदतें भी नहीं है, न वह जुआ खेलता है न शराब पीता है, फिर 15,000 रुपये का क्या किया। अचानक वसुंधरा को याद आया कि 5 साल पहले ही तो रूपाली की शादी हुई थी। वसुंधरा अपनी व्यवस्था पर कूट कूट कर रोने लगी। काश सुकांत ने उसे बताया होता, उस पर थोड़ा विश्वास किया होता, तब वह नंदन की शादी में शोरों की तरह मुंह छिपाए न फिरती। हार जाने का गम उसे नहीं था। हार का क्या, अपने लॉकर में पड़ा रहे या ननंद के पास, आखिर उसे से रहा नहीं गया। उसने सुकांत से पूछा तो उसने बड़े निरीह स्वर में कहा, मैं नहीं सोचा, मैं बताऊं तो तुम झगड़ा करोगी। फिर जब वसुंधरा ने हार देने की बात बताई तो सुकांत सख्ते में आ गया।
फिर धीमे स्वर में बोला, मुझे क्या पता था तुम अपनी भी गहना दे डालोगी। मैं तो समझता था कि तुम बहन के विवाह में 15,000 रुपये देने पर नाराज हो जाओगी। वसुंधरा के मन पर लज्जित सुकांत ने फिर कहा, वसुंधरा, मैं तुम्हें जानता तो वर्षों से हूँ, किंतु पहचान आज सका हूँ। वसुंधरा को अपने ऊपर फक्र हो रहा था। पति की नज़रों में वह ऊपर जो उठ गई थी। और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारी चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जीवन में कुछ बढ़िया करने, नया करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।